नमस्कार दोस्तों, आपका पीके हरदिया मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपका पी कुमार आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर के बारे में जानकारी देगा दोस्तों। लेकिन एफआईआर की जानकारी देने के पहले दोस्तों, मैं आपको अपराध की परिभाषा के बारे में बताऊंगा। अपराध से तात्पर्य है कोई भी कार्य या लोप जो उस समय प्रचलित विधि के तहत दंडनीय है, वही अपराध है। दोस्तों, अपराध दो प्रकार का होता है। पहला होता है संज्ञेय अपराध, दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंग रेप दोस्तों। मगर असंज्ञेय अपराध में दोस्तों बिना वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत डिफाइन किया गया है दोस्तों। लेकिन कहीं पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने का पूरे दंड प्रक्रिया संहिता में प्रोविजन नहीं दिया गया है। लेकिन धारा 154 में प्रोविजन है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, माने संज्ञेय अपराध में जानकारी देने का प्रावधान है दोस्तों। दोस्तों, आप संज्ञेय मामले में अगर कहीं पे अपराध गठित होता है तो उस अपराधी के खिलाफ आप धारा 154 सीआरपीसी के तहत संबंधित थाने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से दे सकते हैं। मौखिक रूप से एफआईआर करवाने पे उस संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी आपको पढ़कर समझाएगा दोस्तों। रिटर्न में उस मौखिक एफआईआर को अपने रजिस्टर में लिखेगा। इसके बाद उसमें आपका हस्ताक्षर करवाएगा, अपना खुद का हस्ताक्षर भी करेगा और उस थाने का पद मुद्रा सील भी उसमें लगाएगा। तभी उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को वैध माना जाएगा दोस्तों, और जिसकी एक निःशुल्क कॉपी आपको प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने से मना करता है तो आप धारा 154 सब सेक्शन 3 के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायत कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस शिकायत को पढ़ने के बाद उस संबंधित पुलिस थाने को रेफर करेगा और जांच करने हेतु आदेशित करेगा दोस्तों। अगर आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट न पुलिस अधिकारी के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, न ही एसपी के द्वारा, तो आप धारा 156 3 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट एक्शन लेगा और उस संबंधित थाने के थानेदार को जांच हेतु निर्देशित करेगा, आदेशित करेगा दोस्तों। अब मैं आपको एफआईआर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदान की जाती है दोस्तों। फिर है दोस्तों, एफआईआर कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर हमला हुआ है और हमला होने के बाद वो बहुत ही गंभीर अवस्था में है और उसका बयान जी उस समय लिया जाता है, तो उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन उसे समझा जाएगा। इसके बाद है दोस्तों एफआईआर अपराध होने के जल्द से जल्द दर्ज करवाना चाहिए। जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करवाने से
उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर आप देरी से एफआईआर अगर करवाते हैं तो उसमें एग्जैगरेशन हो सकता है, वो कॉन्कोटेड स्टोरी बन सकता है। इसलिए आपको जल्द से जल्द एफआईआर करवाना चाहिए। जहां तक महिलाओं से संबंधित अपराध का संबंध है तो महिलाओं लोक लज्जा के डर से एफआईआर डिले में लिखवाते हैं, वो रीजनेबल कारण है, इसलिए उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप अगर आपके साथ कहीं भी अपराध होता है और आपको संबंधित थाने की जानकारी नहीं है कि जो घटना घटित हुआ है वो किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, तो आप संबंधित थाने में एफआईआर 0 में कर सकते हैं। उसको वहां का पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाने का इंचार्ज 0 में एफआईआर कायम करेगा और संबंधित घटना स्थल से संबंधित थाने में उसको ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों, अब आपका पी कुमार आपको एफआईआर में क्या कंटेंशन होना चाहिए इसके बारे में जानकारी दे रहा है। दोस्तों, पहले एफआईआर में इस बात को आपको ध्यान देना है कि दिनांक और समय का वर्णन होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा, घटना स्थल की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, और घटना किस व्यक्ति ने कारित किया उसका भी मेंशन उस एफआईआर में होना चाहिए। वो अज्ञात भी हो सकता है, वो ज्ञात भी हो सकता है। अगर वो ज्ञात है तो आप नेम्ड एफआईआर उस व्यक्ति के खिलाफ कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों, किस लिए क्या कह रहा था, किसने क्यों वो घटना कारित हुआ, उस घटना कारित होने के पीछे कारण क्या है, उसका भी एफआईआर में वर्णन होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ अगर चक्षुदर्शी गवाह हैं, घटना कारित होते हुए देखे हैं, तो उन गवाहों का वर्णन भी उस एफआईआर में होना चाहिए। दूसरा, किस हथियार से आपके साथ अपराध कारित किया गया है उस हथियार का भी उल्लेख उस एफआईआर में होना चाहिए। और किसके साथ अपराध हुआ उनका भी उल्लेख उस एफआईआर में होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस बात का भी वर्णन करना जरूरी है उसमें कि किस प्रकार घटना कारित हुआ, घटना कैसे हुआ, उसका उल्लेख उसमें करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है हमारे करीब पूरा सारांश लिखा जाना। इसको बताने के बाद उस थाने का भारसाधक अधिकारी, इंचार्ज ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन उसको सारांश के रूप में लिखेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा, सील मुद्रा लगाएगा और आपको एक निःशुल्क कॉपी प्रदान किया जाएगा, तभी उस एफआईआर को वैलिड माना जाता है। दोस्तों, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद वहां का कंसर्न पुलिस अधिकारी मामले का जांच करेगा। जांच में अगर वो सही पाता है तो उसका एक चार्जशीट तैयार करेगा और चार्जशीट तैयार करने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उस चार्जशीट को प्रस्तुत करेगा। लेकिन दोस्तों, इसके पहले वो उस संबंधित अपराधी को गिरफ्तार भी करेगा। दोस्तों, आपका पी कुमार आपका हमदर्द है, आपका दोस्त है, आपको कानून की जानकारी वो हमेशा आपको देते रहेगा। इसके बाद मेरा अगला वीडियो आपके लिए आएगा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे होगा। अधिवक्ताओं की सुरक्षा क्यों जरूरी है इस बिंदु पे होगा। दोस्तों, जो आज सिर्फ मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है दोस्तों, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत वकीलों को वर्तमान परिस्थितियों में क्यों जरूरी है, ये वीडियो अभी दोस्तों इसके बाद लाएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा
तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।